चलिए, बाजार शुक्रवार की तेजी आज बरकरार नहीं रख सका। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 50 में 34 स्टॉक में गिरावट रही। मेटल, एनर्जी, आईटी स्टॉक्स में दबाव दिखा। निफ्टी बैंक में भी 3 कारोबारी दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया है। दिन भर बाजार में क्या हलचल चल रही, इसका पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ हाजिर है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज बाजार में हमने देखा कि दिन भर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल संकेत भी कमजोर आए। उसी के चलते हमने देखा कि निफ्टी आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद करीब 90 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 125 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। बीच में बैंक निफ्टी हर निशान में भी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो कमजोरी के साथ ही देखने को मिली है। तो दिन भर एक रेंज बाउंड ही सेशन रहा और जो आज क्लोजिंग थी वो कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो शेयर थे वो हरे निशान में ही आज कारोबार कर रहे थे। नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर आज मिड कैप स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले आपको निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों के बारे में बता देते हैं। और अदानी पोर्ट्स में 9% की तेजी थी। नतीजों के पहले यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली और दिन के दौरान खबर भी आई कि अदानी ग्रुप अपनी गिरवी रखे शेयर भी छुड़वाएगी। उसके चलते हमने देखा कि अदानी ग्रुप के तमाम शेयरों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स आज 9% ऊपर की 9% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में आज अच्छी तेजी थी। बीपीसीएल में भी आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली और 2% ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर रही। और अपोलो हॉस्पिटल भी करीब 1.5% ऊपर आज बंद हुआ। वहीं गिरने वाले शेयरों में डिवीज लैब में लगातार कमजोरी जारी थी और आज तीसरा दिन था जब स्टॉक में गिरावट हावी थी और 3 दिनों में लगभग 17% की गिरावट स्टॉक दिखा चुका है। इसके बाद मेटल शेयरों में भी आज दबाव था। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील सभी में करीब 2.5 से 3% की आज वीकनेस देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप स्टॉक्स पर अगर नजर डालें तो आज हमने देखा कि एम&एम फाइनेंस ये स्टॉक आज अच्छी मजबूती के साथ दिन भर कारोबार कर रहा था। यहाँ पर करीब 7% की तेजी थी। काफी मजबूत क्वार्टरली अपडेट आए जिसके चलते एम&एम फाइनेंस ऊपर था। एल्गा इक्विपमेंट में आज खबर के चलते यहाँ पर अच्छी तेजी थी। इसके अलावा इंडस टावर, भारती एयरटेल के अधिग्रहण की खबर आई। करीब 13% की मजबूती यहाँ पर थी। और वोडाफोन आइडिया में भी जो कर्ज है, एजीआर बकाया है, उसको इक्विटी में बदलने की खबर आई। उसके बाद 20% तक का उछाल हमने यहाँ पर देखा। तो काफी सारी खबरें, रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन आज हमने देखा इन तमाम शेयरों में देखने को मिला। और एल्गा इक्विपमेंट के भी नतीजे काफी शानदार थे जिसके चलते 8% की मजबूती यहाँ पर थी। तो दिन भर आज हमने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक कारोबार काफी अच्छा रहा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिन भर बना रहा। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो एफएमसीजी, रियल्टी, इंफ्रा, पीएससी ये इंडेक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं कमजोरी आज थी मेटल, एनर्जी, आईटी और कमोडिटीज में आज कमजोरी देखने को मिली। ये कुछ स्टॉक्स एक्शन वाले आपकी स्क्रीन पर। तो आज हमने दिन भर देखा कि बाजार दिन भर दायरे में कारोबार होने के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ। एफपीआई की बिकवाली 7 महीने की ऊंचाई पर है। क्या है इसके पीछे के कारण, ये बताएंगे आपको शरद। जी बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आया है एनएसडीएल द्वारा। यहाँ पे जो है एफपीआई की जो सेलिंग हो रही है इक्विटीज में वो 7 मंथ हाई लेवल्स पे टच कर गया। अब ये होती है एफपीआई की आउटफ्लोज। अब जनवरी महीने में जो है एनएसडीएल डेटा में कहा गया है कि लगभग 28,852 करोड़ का आउटफ्लो देखने मिला इक्विटीज़ में। अब यही अगर आप कंपेयर करें तो निफ्टी 2.5% जो है जनवरी के मंथ में गिरावट देखने मिली है। अब जनवरी के अलावा जो अगर दिसंबर या नवंबर देखें तो इनके दोनों कंबाइंड इन्फ्लोज फॉर जो है एफपीआई से जो है लगभग 50,000 करोड़ के आए थे। लेकिन जो ये गिरावट देखने मिली है इसमें स्ट्रेंथ देखा गया है। इसके अलावा जो है कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे जनवरी में सबसे ज़्यादा आउटफ्लो है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। लगभग 15,000 करोड़ का आउटफ्लो आया है। उसके बाद फॉलो होती है ऑयल, गैस और फ्यूल कंज्यूमेबल्स। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 10,000 करोड़ का जो है फ्लोज आया है। और इसके बाद जो तीसरा बड़ा सेक्टर है जहाँ पे
फ्लोज देखने मिले हैं, आउटफ्लोज देखने मिले हैं कहें तो, वो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट। लेकिन सबसे पहला और अहम सवाल आता है कि एफपीआई में सेलिंग क्यों हो रही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत के जो वैल्यूएशंस है, जो इंडिया के वैल्यूएशंस, वो थोड़े से है एक्सपेंसिव साइड में अगर आप कंपेयर करें ग्लोबल पीएस के साथ। और ये जो है एनालिस्ट का मानना है। इसके अलावा जो है मार्केट्स में थोड़ी सेंटिमेंट में डैम्पन ज़रूर हुई है, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो है आप कह सकते हैं प्राइस रिडक्शन हुआ है। और आखिर में मैं बात करूंगा जो रीएलोकेशन की बात हो रही है, जहां पे फंड्स रीएलोकेट हो रहे हैं चाइना और ताइवान जैसे कंट्रीज़ में, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड रिलेटिवली रहे हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि चाइना की रीओपनिंग थीम स्टार्ट हो गई है, तो फंड मैनेजर्स यहाँ पे टैक्टिकली जो है अपनी मनीज को मूव कर रहे हैं। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के ब्याज को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। कंपनी के लिए इसका क्या मतलब है और इस फैसले से कंपनी को किस तरह से फ़ायदा होगा और किससे नुकसान होगा, ये जानते हैं अपने सहयोगी सौमित सरकार से। अब ये कन्वर्जन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि पास्ट में कई बार मैनेजमेंट ने ये कहा है कंपनी में जो फंड इन्फ्यूजन है वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कन्वर्जन जो था इंटरेस्ट का गवर्नमेंट को जो शेयर्स देने थे वो नहीं हो रहा है। इसलिए इसी कारण फंड इन्फ्यूजन जो होने वाला था प्रोमोटर से या किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से, वो भी डिले हो रहा है। बट चूँकि अब ये कन्वर्जन अप्रूव हो चुका है, इसका मतलब आगे चलते एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी एक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी में जल्द ही फंड रेज का अनाउंसमेंट आ सकता है। अब ये फंड रेज इधर प्रमोटर से या कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर से भी हो सकता है कंपनी में। बट क्या ये फंड रेज की वजह से कंपनी सर्वाइव कर जाएगी या ग्रो करेगी, ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2019 में भी कंपनी ने राइट्स इशू किया था करीब 25,000 करोड़ का, बट ये पूरा जो फंड इन्फ्यूजन था वो अगले 6 क्वार्टर्स में वाइप आउट हो गया था। और ये फंड इन्फ्यूजन होने के बावजूद कंपनी के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक्स में कोई खासकर इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिली थी। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो काफ़ी टैरिफ हाइक्स देखने को मिले हैं हमें रिसेंट पास्ट में, बट ये टैरिफ हाइक्स होने के बावजूद अगर आप देखेंगे कंपनीज की जो रेवेन्यू है अभी क्वार्टरली बेसिस पे वो करीब 18% लोअर है Q1 FY19 से। और इसके सबसे पीछे का मेजर रीज़न यही है कि कंपनी ने जब से मर्जर अनाउंसमेंट किया है तब से लेके अब तक करीब 20 करोड़ यूजर्स उन्होंने लूज़ कर दिए गए। और ये सब्सक्राइबर लॉसेस के कारण ही कंपनीज की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी ज़्यादा हो नहीं पाई है। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो अनाउंसमेंट है ये पॉजिटिव है इंडस टावर्स के लिए, क्योंकि अगर कोई फंड इन्फ्यूजन होता है वोडाफोन आइडिया में तो इंडस टावर्स के जो बढ़ते रिसीवेबल्स है वोडाफोन आइडिया से वो थोड़े क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया शायद पेमेंट कर देगा इंडस टावर्स को। और इंडस टावर्स के शेयर प्राइस में हाल ही में हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था, क्योंकि वोडाफोन आइडिया से जो रिसीवेबल्स थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे। और सेंटिमेंटली अगर हम देखें तो ये फंड इन्फ्यूजन या ये कन्वर्जन वाली जो न्यूज़ है वो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के लिए थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया में एक बड़ा फंड रेज आ जाता है और कंपनी सर्वाइव कर जाती है तो आगे चलते जो सब्सक्राइबर ग्रोथ या मार्केट शेयर ग्रोथ होगा एडिशन का वो भारतीय एयरटेल या रिलायंस जियो के लिए स्लो हो सकता है। और बात नतीजों की, आज अडानी ट्रांसमिशन ने अपने पहले तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के आय और मुनाफे में बढ़त देखी गई। कंसोलिडेटेड आय 2,613 करोड़ से बढ़कर 3,277 करोड़ रही और मुनाफा 267 करोड़ से बढ़कर 475 करोड़ रहा। साथ ही एबिटा और मार्जिन की उम्मीद जो थे दोनों उम्मीद से बेहतर रहे। वहीं भारतीय एयरटेल के नतीजे कल आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, पूरे अनुमान के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। भारतीय एयरटेल के अगर नंबर्स आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे थोड़े म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट में करीब 4 to 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जबकि नेट प्रॉफिट जो है वो फ्लैट रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट जो इंडिया मोबाइल बिजनेस है जो कि की बिजनेस सेगमेंट है भारतीय एयरटेल का, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 2% की है। मोबाइल एबिटा जो है वो करीब 4% से बढ़ सकता है। सब्सक्राइबर बेस करीब 32.95 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है और जो आरपू नंबर है वो करीब 194 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ तक बढ़ सकता है, जो कि 2% हायर है सिक्वेंशियल बेसिस पे। अब इंडिया मोबाइल बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है और आरपू के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, बट जो ग्रोथ है वो स्लोएस्ट होगा पिछले 7 क्वार्टर्स में, क्योंकि Q3 में कोई बड़ा टैरिफ हाइक देखने को नहीं मिला था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स का जो बेनिफिट है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत रेसिडुअल बेनिफिट था लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का 3rd क्वार्टर में। और ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस की अगर हम बात करें खासकर तो उसमें जो रेवेन्यू ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को वो काफ़ी रोबस्ट है, बट DTH बिजनेस में
सिक्वेंशियल बेसिस पे एक फॉल देखने की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अफ्रीका बिजनेस, इसके नंबर्स पहले ही रिपोर्ट कर दिए गए थे। Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एयरटेल अफ्रीका में। अब रिजल्ट्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के में, उसमें अगर आप देखें तो 5G रोल आउट कैसा रहा है, इनिशियल ट्रेंड्स क्या देखने को मिल रहे हैं रोल आउट से, एडिशन सब्सक्राइबर साइड में कैसे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटेंसिटी कैसा रहेगा, और होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस में कैसा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और आगे चलते अगला टैरिफ हाइक कब अनाउंस कर सकती है कंपनी, इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट से। और ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में शुमार हीरो मोटो के नतीजे कैसे रहेंगे, अनुमान के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी हाँ, फोकस में रहने वाला हीरो मोटर कॉर्प, और यहाँ पे जो है तीसरे तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। ये विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है, और स्टॉक अगर देखें टेक्निकली तो 200 DMA लेवल्स पे जो है अभी स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेवेन्यू की बात करें, एबिटा की बात करें तो सिक्वेंशियली यहाँ पे डबल डिजिट डी ग्रोथ देखने मिल सकता है, अनुमान है। और पैट में भी जो है 9% का गिरावट और 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं सेल्स के अनुमान का, तो यहाँ पे सिक्वेंशियली ले लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए, 4 से लेकर 13% का गिरावट का जो है अनुमान है। फेस्टिव सीजन का ऑफकोर्स ट्रेंड स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में था, लेकिन वो जो है थोड़ी टेपर ऑफ की है, तो उसके कारण जो है आपको इम्पैक्ट मिल सकता है टॉप लाइन में। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो सिक्वेंशियली मार्जिन थोड़ी सी हल्की ज़रूर इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है उसमें गिरावट देखने मिली है। लेकिन एक कॉस्टिंग के बाद से अब हम बात करेंगे आपके प्राइस हाइक्स को लेकर। यहाँ पे जो इस क्वार्टर में प्राइस हाइक्स लिए गए, उसके कारण एवरेज सेलिंग प्राइस में भी 2% सिक्वेंशियली ग्रोथ देखने मिल सकता है। लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर्स ज़रूर हैं, जैसे कि हायर मार्केटिंग एक्सपेंसेस आए हैं और प्रोडक्ट मिक्स में भी बदलाव आया है, तो उसके कारण जो है मार्जिन्स को जो है ऑफसेट किया जा रहा है। लेकिन ये तो बात हुई फैक्टर्स की, लेकिन आगे जाते हुए क्या इंपॉर्टेंट होगा उनके कॉन कॉल में और आगे की गाइडेंस, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि उनकी सेल्स गाइडेंस कैसे रहेगी रूरल मार्केट्स में, और कैसी आउटलुक आगे रहने वाली है 2023 के लिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात रहेगा उनके विदा की जो EV सेल्स है, उनके आंकड़े कैसे आए हैं और आउटलुक क्या रहेगा, स्पेशली नए लॉन्चेस को लेके। कल अंबुजा सीमेंट के चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान लेकर आ गई है हमारे साथ मानसी बताएं कैसे रह सकते हैं नतीजे। अंबुजा सीमेंट Q4 कैलेंडर ईयर 2022 के नतीजे जारी करने वाला है, और अनुमान मिक्स सेट ऑफ नंबर्स के हैं, क्योंकि मार्जिन्स के फ्रंट पर गिरावट हाथ लग सकती है, लेकिन मुनाफे और रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। अगेन वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस की अगर बात करें, सालाना आधार पर डिमांड में जो अपमूव देखने को मिला है, इसका एक इम्पैक्ट वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस पर दिखेगा। और इस तिमाही अनुमान ये है कि ऑन ईयर बेसिस वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस में बढ़त जारी रहेगी। अनुमान ये है कि करीब 9% तक की बढ़त हम कंपनी के रेवेन्यूज़ में भी देखेंगे, और 3,735 करोड़ से आंकड़ा 4,085 करोड़ तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि ग्रॉस मार्जिन्स में एक इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिले हैं। करीब 15% से कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो 13% तक टूटते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर पिछले साल हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस देखा था, जिसका एक इम्पैक्ट नजर आएगा। और इस वक्त अगर आप देखें ड्यूरिंग द क्वार्टर एक्सपेक्टेशंस है कि मुनाफा जो है करीब 20% का इजाफा देख सकता है, 252 करोड़ से 302 करोड़ तक ही आंकड़ा जाता हुआ दिखेगा। अगेन कॉस्ट पर टन जो है वो बढ़ेगी ऑन ईयर बेसिस, और रियलाइजेशन सालाना आधार पर बेहतर रहेंगे। तो क्लियरली रियलाइजेशन और वॉल्यूम के फ्रंट पर नतीजे अच्छे होंगे, आय और साथ ही मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन्स में एक गिरावट दिख सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 1% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली। क्या रही रुपए में इस कमजोरी की वजह, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्व मोहन बताएं कमजोरी की वजह। देखिए, रुपए में सबसे बड़ी गिरावट की वजह ये थी कि शुक्रवार को हमने देखा था जिस तरह के यूएस में जनवरी के जॉब रिपोर्ट नंबर आए थे और दिसंबर के मुकाबले काफ़ी बेहतर रिपोर्ट आए थे, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 53 ईयर्स से भी ज़्यादा के निचले स्तरों पर आ गया है। तो इससे सपोर्ट मिल रहा है और लग रहा है कि फेड का रुख आगे भी सख्त रह सकता है। ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की रफ्तार है, हो सकता है वो अगली बैठक में भी जारी रहे, और जो रेंज 5% के नीचे रहने की जो संभावना है, हो सकता है कि 5% के आसपास या उसके ऊपर भी चला जाए। वही संभावना कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, 103 के ऊपर डॉलर इंडेक्स चला गया है, बॉन्ड यील्ड में तेजी है और उससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है और रुपए में कमजोरी है। अब
पूरी तरह से नजर है आरबीआई की एमपीसी की बैठक पर, वहां किस तरह के फैसले 8 फरवरी को होते हैं। और अब तक हमने देखा है कि पिछले एक साल में कि फेड के मुकाबले आरबीआई की तरफ से जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है वो कम है, वो उसकी रफ्तार आरबीआई की तरफ की जो ब्याज दरों की रफ्तार है वो कम है, उस वजह से ही रुपए पे ज्यादा दबाव है। साथ ही हम देख ही रहे कि एफआईआईज की घरेलू इक्विटी मार्केट में किस तरह की बिकवाली है, किस लेवल की बिकवाली चल रही है, उस तमाम फैक्टर है जो रुपए पे दबाव बना रहे हैं और रुपया आज 1% से ज्यादा के निचले स्तर पर बंद हुआ है। वहीं आज सोने में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। विश्वमोहन, बताएं बुलियन मार्केट में क्या हो रहा है? जी, गोल्ड की अगर आज बात करें तो शुक्रवार के सेशन में जॉब रिपोर्ट के बाद, यूएस के जॉब रिपोर्ट के बाद हमने देखा था कि भारी बिकवाली देखने को मिली थी और आखिर में भी 1150 पॉइंट की गिरकर एमसीएक्स पर सोना बंद हुआ था। लेकिन आज वहां पर निचले स्तरों पर खरीदारी लौट रही है, हाजिर डिमांड मजबूत दिख रही है, उससे यहां पर फायदा मिल रहा है क्योंकि नी जर्क रिएक्शन के तौर पर हमने काफी गिरावट देखी थी, लेकिन आज अच्छी रिकवरी दिख रही है। एमसीएक्स पर 400 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ एमसीएक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो वो भी अब $1885 के ऊपर आ गया है। तो जो फ्राइडे के शाम के सत्र में जो गिरावट थी उसमें से आधी अब रिकवरी आ चुकी है। उम्मीद कर रहे हैं कि लोअर लेवल बाइंग और आगे भी यहां पर गोल्ड में दिख सकती है, लेकिन जिस तरह से कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रैली हमने घरेलू बाजार में सोने में देखी थी उस वजह से भी यहां पर ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली दिखी थी और वही एक वजह थी कि हम फ्राइडे के सत्र में गिरावट देख रहे थे, लेकिन आज यहां पर रिकवरी के मूड में बाजार दिख रहा है। और अब बात बदलते और आगे बढ़ते हुए भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन की। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से देश को नई दिशा मिलेगी। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में ग्रे हाइड्रोजन होगी रिप्लेस कर ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने सोलर एनर्जी से चलने वाले कुकिंग सिस्टम, बायोफ्यूल और अनवॉल्ड ड्रेस को भी लॉन्च किया। साथ ही पीएम मोदी ने हाल ही में पेश हुए बजट में एनर्जी सेक्टर को लेकर उठाए गए कदमों की चर्चा की और 2014 से अब तक 9 सालों की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने एनर्जी सेक्टर में निवेश के लिए भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बताते हुए कहा कि महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। As India's first comprehensive energy event covering the entire value chain in its year of the G20 presidency, IEW 2023 is a key discussion platform in the G20 calendar. The India Energy Week was born out of the Honorable Prime Minister's long-standing vision for India's role in the global energy transition while ensuring India's energy security, affordability, and accessibility for her citizens. It captures India's dreams and aspirations of an Amrit Kal, whilst also underlining
her role in the 21st century global economy as a Vishwa Guru following the ideals of Vasudhaiva Kudumbakam. और अब बात तुर्की में आए भीषण भूकंप की। थोड़ी ही देर पहले तुर्की में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई। इससे पहले भी आज सुबह तुर्की में इसी तीव्रता का जोरदार भूकंप आया था। इस भूकंप से 3 और देश भी हिल गए। 7.8 तीव्रता के भूकंप से काफ़ी तबाही और बर्बादी हुई है। भूकंप का असर सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा तबाही भूकंप के एपिसेंटर तुर्की और उससे सटे सीरिया के इलाकों में देखी जा रही है। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर था। भूकंप के दमिश्क, एलोप्पा, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारत गिरने की खबर है। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की और सीरिया में अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं भूकंप से 5000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए 18 प्रदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।